प्रिय छात्राध्यापकों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मेंटल डेवलपमेंट पे, जिसमें इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में किस प्रकार बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है उसको हमने देखा था। उसी के आधार पर एक सिद्धांत है जीन पियाजे का, जिसे जीन पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी कहा जाता है, और ये भी मेंटल डेवलपमेंट का एक पार्ट है और बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने इसमें बातें बताई थी कि जिस तरीके से हमने स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा, उसी तरीके से इन्होंने स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया है, जो कि रिलेटेड है मेंटल डेवलपमेंट से। तो इस संदर्भ में उस दिन भी बातें हुई थी, कुछ बातें अधूरी रह गई थी, तो आज हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और पुनः एक बार जो हम लोग उस दिन देखे थे इसके आगे और बातें इसमें आज करेंगे, आज अपनी इस वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बताया गया था उस दिन कि जीन पियाजे ने अपने खुद के बच्चों पर, 2-3 उनके बच्चे थे, और खुद के बच्चों में उन्होंने रिसर्च किया, अनुसंधान किया और उसके आधार पर अपने इस सिद्धांत की व्याख्या की। उनके द्वारा जो प्रश्न होते थे बच्चों के द्वारा और जो उनके गलत उत्तर होते थे, उससे वो काफ़ी विचलित हुए थे। उन्हें विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा अपने चारों ओर के जो वातावरण है, जो संसार है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया और उन्होंने अपने खुद के बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित क्षण प्रतिक्षण अध्ययन करना प्रारंभ किया और उसका विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया, और उसके विश्लेषण के आधार पर इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में लगभग 400 से अधिक पुस्तकें और पत्रिकाओं के से संबंधित लेख इनके प्रकाशित हुए, और संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस तरीके से इनके संज्ञानात्मक विकास की कार्यविधि की अगर हम देखें तो 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले थी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा अनुकूलन, इंग्लिश में इसको एडाप्टेशन कहते हैं। तो संगठन क्या है? संगठन से इनका तात्पर्य जो देखी गई यानी प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न, जिन्हें की बौद्धिक संरचनाएं कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, में व्यवस्थित करने से है। फिर से एक बार सुन लीजिए। संगठन से तात्पर्य जो देखी गई सूचनाएं हैं, उन सूचनाओं को एक बौद्धिक संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित करना ही संगठन कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है। जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण स्वयं करते हैं, और इससे व्यक्ति को मिलने वाली जो नवीन सूचनाओं को इन पूर्व निर्मित जो बौद्धिक संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है। परंतु कभी कभी वह इस कार्य में सफल नहीं भी हो पाता, कभी सफल हो जाता है और कभी सफल नहीं भी हो पाता। जब वह सफल नहीं हो पाता तो ऐसी स्थिति में वह अनुकूलन करता है। तो क्या करता है? अनुकूलन, एडाप्टेशन करता है। पियाजे ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रक्रमणित प्राणी एक तरीके से माना था, स्वीकार किया था। उनके अनुसार व्यक्ति एक अतिरिक्त बौद्धिक सूचनाओं का वर्गीकरण करता है। जो बौद्धिक सूचनाएं हैं उसका वर्गीकरण करता है, जिससे वह अपने बाह्य जगत की जो परिस्थितियां हैं, उन बाह्य जगत की परिस्थितियों के अनुरूप सहज व स्वाभाविक ढंग से उचित व्यवहार कर सके। और अनुकूलन, इस तरीके से अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व में ज्ञान अर्जित कर लिया, उसको नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन एक तरीके से स्थापित करता है। यानी जो पूर्व में उसने ज्ञान प्राप्त किया है
और जो नवीन ज्ञान वो प्राप्त कर रहा है, दोनों के मध्य एक तरीके से संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहा है। ठीक, अनुकूलन के अंतर्गत भी इन्होंने दो प्रक्रियाएं माना, एक आत्मसात्करण की और दूसरा संविष्टीकरण की, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण से तात्पर्य क्या है? आत्मसातीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को, जो नवीन अनुभव है उसको पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से, यानी जो नवीन बातें सीखा है उसको में जो पूर्ववर्ती जो विद्यमान बातें हैं उसकी संरचनाओं में व्यवस्थित करना है, क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। जबकि संविष्टीकरण का तात्पर्य है कि नवीन अनुभव यानी जो नई बातें सीखा है, ज्ञान है, उसकी दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करना है, यानी जो पीछे है उसमें कुछ न कुछ नई अनुभवों के आधार पर जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसके आधार पर उसमें कुछ सुधार करना, कुछ परिवर्तन करना ही, ये इसको क्या कहते हैं? संविष्टीकरण कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? संविष्टीकरण। विस्तार करने या उसमें परिवर्तन कर दीजिए, थोड़ा सा कुछ जोड़ दीजिए, कुछ घटा दीजिए, तो ये जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया को इन्होंने संविष्टीकरण कहा। यह विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं को परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है जिससे नवीन अनुभव और ज्ञान को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जा सके। जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय, जीवन के जो नए अनुभव हैं उनका अनुकूलन करते समय व्यक्ति पहले अपनी सभी अनुभवों और सूचनाओं को पहले से विद्यमान जो बौद्धिक संरचनाएं हैं उसको आत्मसात करने का प्रयास करता है। यदि उसे लगता है कि ऐसा करना संभव नहीं है, अगर उसको ऐसा करना संभव नहीं लगता, तब वो अपनी बौद्धिक संरचनाओं में कुछ परिवर्तन लाता है, अपनी सोच में कुछ परिवर्तन ला करके उसमें संविष्टीकरण करता है। इस तरीके से स्पष्ट है कि अनुकूलन में व्यक्ति या तो नवीन सूचनाओं को पुरानी बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करता है अथवा पुरानी बौद्धिक संरचनाओं को नवीन बौद्धिक संरचनाओं में समायोजित करता है। तो अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत व्यक्ति के चलती रहती है। जब तक जीवन है तब तक उसकी ये प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास व्यक्ति तथा वातावरण की परस्पर एक तरीके से सतत अंतःक्रिया है। इस सतत अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। अनुकूलन के द्वारा नवीन ज्ञान को आत्मसात करने के लिए संविष्टीकरण की प्रक्रिया का एक उदाहरण इस तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि माना कि 2 वर्ष का कोई बालक है और वो प्रथम बार एक सफ़ेद कुत्ते को देखता है और तब वह प्रश्न करता है कि यह क्या है। तो उसके माता पिता बताते हैं कि एक कुत्ता है। अब बालक उस कुत्ते को ध्यान से देखता है तथा जान जाता है कि कुत्ते के 2 आँख, 2 आँख, 2 कान, 1 पूंछ और 4 पैर होते हैं। वह सफ़ेद रंग का होता है। कुछ दिन बाद वह बालक एक बकरी के सफ़ेद रंग के बच्चे को अपने सम्मुख देखता है। तो यह देखता है कि सफ़ेद रंग की है, इसके भी 2 आँख है, 2 कान है, मुंह है, 4 पैर हैं। सोचता है कि यह कुत्ता है। यह बालक की आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है। यही आत्मसातीकरण की प्रक्रिया। अब बालक बकरी में कुत्ते जैसे गुण इसलिए देख रहा है क्योंकि उसमें बकरी कुत्ते के समान वह प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वह कुत्ते के प्रत्यय का बकरी से मिलान कर रहा है, यानी कुत्ते का और बकरी से क्या कर रहा है? मिलान कर रहा है। तो बकरी के कुत्ते के भिन्न गुणों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। जो भिन्न अलग गुण है, समान गुणों पर ध्यान दे पा रहा है, लेकिन जो अलग गुण है उन पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बालक पहले से ज्ञात बातों में कोई नवीन बात जोड़ता है। पहले से बात ज्ञात है, इसमें या तो कुछ नई बात जोड़ता है अथवा उसमें कुछ परिवर्तन करना सीखता है। तो यह क्या है? संविष्टीकरण की, यही क्या है? संविष्टीकरण की प्रक्रिया, इसी को हम कहते हैं। यदि कोई बालक जानता है कुत्ते का 2 आँख, 2 कान, 1 पूंछ, 4 पैर है, तो यदि वह यह सीखता है कुत्ता भौंकता है और इसमें पूर्ववर्ती ज्ञान की नवीन बात से जुड़ जाएगी साधारण। जैसे जैसे पुरानी बातों में नई बातें जुड़ती जाती है, वैसे वैसे कुत्ते से संबोधित उसका प्रत्यय भी क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। और इसी प्रकार जब कुत्ते व बकरी के अंतर सीख जाएगा तो ये क्या है? संविष्टीकरण की प्रक्रिया।
आत्मसातीकरण तथा संविष्टीकरण की प्रक्रिया तभी घटित होती है, उसी समय यह घटित होती है जब वातावरणीय उद्दीपन बालक के द्वारा अर्जित बौद्धिक विकास के स्तर के अनुरूप होते हुए यदि बालक के अनुभव और उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप नहीं होते हैं, तब अनुकूलन का आत्मसातीकरण अथवा संविष्टीकरण संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, अडॉप्टेशन होता है। जैसे कक्षा 2 के किसी बालक के समक्ष उच्च स्तरीय गणित के किसी प्रश्न को प्रस्तुत करना, ये बौद्धिक दृष्टि से व्यर्थ ही होगा। क्यों व्यर्थ होगा? क्योंकि जिससे वो पूछ रहा है उसका सामाजिक बौद्धिक स्तर इतना व्यापक नहीं है, इसलिए जब उसका वो अर्थ ही नहीं समझ रहा है तो उस पर कोई रिस्पांस भी नहीं देगा। तो इस तरीके से संज्ञानात्मक विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, बालक बौद्धिक कार्यों को निष्पादित करने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाता है, भिन्न भिन्न तरीके क्या करता है, अपनाता है। और लगभग 18 वर्ष की आयु में बालक प्रौढ़ों के समान बौद्धिक कार्य करने लगता है। जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तो एक प्रौढ़ व्यक्ति के समान वह कार्य करना क्या करता है, प्रारंभ कर देता है। और बौद्धिक विकास एक स्वसंचालित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? स्वसंचालित प्रक्रिया है, जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों में तालमेल बैठाना सीखता है। विभिन्न आयु स्तरों पर यह तालमेल भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अपने अवलोकनों के आधार पर पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 मुख्य अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रत्येक अवस्था बौद्धिक संरचनाओं की तालमेल बैठाने से बालक के प्रयासों के एक भिन्न अवस्था जिसे जो अपनी पूर्व अवस्थाओं से पृथक होती है। पियाजे ने बौद्धिक विकास की इस तरीके से 4 अवस्थाएं बताई। इन्होंने बौद्धिक विकास की इस तरीके से 4 अवस्थाएं बताई। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था और औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ऐसे अमूर्त संक्रिया की अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था और अमूर्त संक्रिया की अवस्था। इसे औपचारिक या मूर्त भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग ये जो बुद्धि की बौद्धिक विकास की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में हम लोग देखें। तो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की इन अवधारणाओं का संक्षेप में वर्णन हम आपके सामने करते हैं। तो सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेदीगामक अवस्था है, सेंसोरी मोटर स्टेज। संवेदीगामक अवस्था में क्या होता है कि इसमें जो भी बच्चे का क्रियाकलाप होता है वह उसके संवेदी ज्ञान पर आधारित होता है। संवेदीगामक अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्षों तक चलती है। कितना? जन्म से 2 वर्षों तक चलती है। और इसमें बालक किसी चीज़ को पकड़ने, पहुँचने, चूसने आदि की जो स्वतः क्रियाएं हैं इसको वह व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। जन्म के समय बालक में देखने, छूने, पकड़ने तथा चूसने की क्षमताएं होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो ये सारी प्रक्रियाएं वो करता है, परंतु जैसे जैसे उसकी क्षमताओं का विकास होता जाता है तो उसकी क्षमताओं पर आधारित स्वतः सहज क्रियाएं अधिक प्रभावशाली व संगठित होती जाती हैं। इस तरीके से इसमें वो किसी चीज़ को छू कर, देख कर और अपनी जो क्षमताएं हैं उसकी जो रिफ्लेक्सिव एक्शन है वह अधिक प्रभावशाली व संगठित होता है। वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इच्छानुसार ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। संवेदीगामक अवस्था के दौरान शिशु असहाय, जीवधारी, गतिशील, अर्धभाषी तथा सामाजिक दृष्टि से वह चतुर और आवाज़ तथा प्रकाश के प्रति प्रक्रिया करते हैं। रुचिकर कार्यों को करने की कोशिश करते हैं, वस्तुओं को स्थिर मानते हैं,
बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है और लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने की इससे पहले क्या करता है, सोचना प्रारंभ कर देता है और प्रारंभ में अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, परंतु बाद में वे अपनी अभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस अवस्था में बौद्धिक संरचनाओं की पूर्ण विकास के उपरांत बालक संज्ञानात्मक विकास की आगामी अवस्था में जाने को तैयार हो जाता है। तो आगामी अवस्था जो है क्या है? पूर्व संक्रिया की अवस्था। इसे क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रिया की अवस्था कहते हैं। तो दूसरी अवस्था क्या है? पूर्व संक्रिया की अवस्था। पूर्व संक्रिया की अवस्था क्या है? पूर्व संक्रिया की अवस्था यह 2 वर्ष से प्रारंभ होकर के और 7 वर्ष तक चलती है। संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था को संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव, इसमें जो इमरजेंसी ऑफ सिंबॉलिक फंक्शंस होते हैं तथा भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज, ये प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक पूर्व संप्रत्यात्मक काल, जिसे प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहते हैं, जो 2 वर्ष से 4 वर्ष की बालक आते हैं इसमें। दूसरा अंत प्रज्ञा काल। अंत प्रज्ञा काल में जो यह 4 वर्ष से प्रारंभ होकर के और 7 वर्ष तक चलती है। पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था वस्तुतः परिवर्तन की अवस्था है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जिसे खोज की अवस्था भी कहा जाता है। बालक विभिन्न घटनाओं तथा कार्यों के संबंध में यह क्या है, कैसे है, क्यों है, ये बहुत सारे प्रश्न उनके होते हैं और वे जिस भी कार्य के को अन्यों के द्वारा करते या देखे जाते हैं, उसी कार्य को करने वे लगते हैं या उसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं। तो उनमें बड़ों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति अधिक देखी जाती है। लड़के अपने भाई पिता के प्रति अधिक आकर्षित रहते हैं तथा बालक अपने माता पिता की तरफ ज़्यादा उन्मुख होते हैं, माँ की तरफ ज़्यादा उन्मुख होते हैं। तो इस तरीके से पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में भाषा के विकास एक विशेष महत्व रखता है। 2 वर्ष का बालक लगभग जो 200 शब्दों का समझ लेता है, बोल लेता है, तो वह व्याकरण की दृष्टि से प्रायः शुद्ध एवं पूर्ण है। 3 वर्ष का बालक लगभग 8.5-10 शब्दों के वाक्य बोलने लगता है। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 से अधिक वाक्य बोलता है, जो व्याकरण की दृष्टि से प्रायः शुद्ध पूर्ण होते हैं। 3 वर्ष का बालक लगभग 8 से 10 शब्दों को वाक्य बोलने जो व्याकरण दृष्टि से लगभग शुद्ध होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भाषा का अधिकतम विकास करती है और लगभग 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु में बालक आंतप्रज्ञ चिंतन की अवस्था में भी आ जाता है। आंतप्रज्ञ से प्याजे का तात्पर्य है बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। उदाहरण के लिए यदि समान लंबाई की 2 क्षणों और एक दूसरे के समानांतर रखकर वर्ष से बालक से पूछा जाता है तो कौन सी बड़ी अधिक लंबी है, तथा बालक का उत्तर होगा कि दोनों क्षणी क्या है, बराबर है। अब यदि बालक के देखते हुए ही इनमें एक क्षणी को आगे खिसका दिया जाए और पुनः वही प्रश्न किया जाए तो अधिकतर बालक उसमें से एक क्षणी को दूसरी क्षणी से अधिक लंबा बताएंगे। इस तरीके से क्षणों की लंबाई के संबंध में बालकों द्वारा दिए जाने वाले इस उत्तर के लिए अंतप्रज्ञ चिंतन की 3 विशेषताओं उत्तरदायी हैं। प्रथम, यह इस अवस्था में बालकों की विभिन्न प्रत्ययों की समझ मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि वे प्रत्यक्षता क्या देख रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा देखी गई परिस्थितियों की सतही बनावट अथवा प्रबल विशेषताएं क्या है।
उपरोक्त उदाहरण में हम बालक को केवल यह परिलक्षित होता है कि मूर्ख बनकर एक क्षणी को दूसरी क्षणी से बड़ा बता देता है। किसी परिस्थिति, घटना या वस्तु का बोध उसके सर्वाधिक प्रबल तथा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पक्ष पर आधारित होते हैं। बालकों के लिए विभिन्न पक्षों के मध्य संबंध तथा या तालमेल बैठाना काफ़ी कठिन है। उनके मध्य तालमेल बैठाना काफ़ी कठिन होता है और अंध प्रज्ञ चिंतन अवस्था की समाप्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन। संरक्षण का सिद्धांत यह बताता है किसी वस्तु की मात्रा पर उस वस्तु के आकार परिवर्तन अथवा उस वस्तु को हिस्सों या टुकड़ों में विभक्त कर लेने का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्याजे ने संगति, भार, आयतन, संख्या आदि के संरक्षण का अध्ययन किया। प्याजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं को करने के लिए संरक्षण का ज्ञान बहुत आवश्यक है, मगर उसकी संभव नहीं है। संरक्षण ज्ञान के लिए विलोमीयता, तार्किक गुणितता नामक दो पूर्व योग्यताएं आवश्यक हैं। विलोमीयता से तात्पर्य है किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझने से ही। एक गेंद को दबाकर लंबा कर दिया जाए तथा बाद में बालक यह सोचता है कि यदि लंबी गेंद को पुनः गोल करने का प्रयास किया जाए तो उसका बालक की विलोमीयता की योग्यता विकसित हो जाती है। इस तरीके से तार्किक गुणितता से तात्पर्य है कि दो या दो से अधिक विमाओं या विशेषताओं पर एक साथ ध्यान देने से, और जैसे किसी चपटे बर्तन तथा पतले बर्तन में एक समान मात्रा में पानी डालने पर यदि बालक यह समझ लेता है कि एक बर्तन में शुद्ध पानी की ऊंचाई अधिक है, दूसरे बर्तन में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो इसलिए दोनों बर्तनों में पानी की मात्रा समान है, वह इसका अर्थ है कि बालक के तार्किक गुणितता की योग्यता भी क्या कर ली है, अर्जित कर ली है। तो परिणामतः विलोमीयता का अर्थ होता है बालक के तार्किक गुणितता की योग्यता को जांच करना। तार्किक गुणितता की योग्यताएं बालक के संरक्षण के सिद्धांत को समझने योग्य बनाती हैं, जिसमें बालकों में तार्किक चिंतन क्या हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है। तो इस तरीके से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंत पर के चिंतन काल में बालक खेल अधिकाधिक सामाजिक हो जाते हैं। बालक प्रायः पोस्टमैन, पुलिस, डाकघर, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, नेता जैसे सामाजिक भूमिकाओं का अनुसरण करने लगता है और बालक अपने परिवार से बाहर के व्यक्तियों को महत्व देने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बौद्धिक संरचनाओं के पूर्ण विकास हो जाने पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बौद्धिक संरचनाएं पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं तथा बालकों के द्वारा इन संरचनाओं को अपने लिए उपयुक्त महसूस नहीं करने पर बालक संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रिया की ओर बढ़ जाता है, यानी तीसरी अवस्था की ओर बढ़ जाता है, जिसे मूर्त संक्रिया की अवस्था के नाम से जी ने संबोधित किया। अब हम लोग चलते हैं मूर्त संक्रिया की अवस्था क्या है, इस पर बात करेंगे। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रिया की अवस्था लगभग यह 7 वर्ष से प्रारंभ होकर के
और 12 वर्ष की आयु तक चलती है। 11 वर्ष कहीं कहीं लिखा है, कहीं 12 वर्ष, 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का तार्किक चिंतन संक्रियात्मक विचारों का स्थान लेने लगता है। बालक छोटे छोटे विनियमिता पदों का श्रृंखला के द्वारा विचार करने लगता है। बालक मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रियाएं करने लगता है, परंतु बाह्य व सतही अंतर उन्हें अब मूर्ख नहीं बना पाते, मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अब वे माप कर सकते हैं, तौल कर सकते हैं, गिन सकते हैं। जब सूचनाएं मूर्त होती हैं तब वह ठीक ढंग से उनकी तुलना भी कर सकते हैं। तो मूर्त संक्रिया की अवस्था के दौरान बालक में 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताएं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेते हैं। ये 3 योग्यताएं विचारों की विलोमीयता है, इसकी विचारों की विलोमीयता है, संरक्षण तथा क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग है। इस अवस्था में विद्वानों विचारों की विलोमीयता में बालक निपुण हो जाते हैं। बालक जो हैं वो क्या हो जाते हैं, काफी निपुण हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भौतिक वस्तुएं हैं, जो उसके संरक्षण के द्वारा बालकों की विचार प्रक्रिया का एक स्वाभाविक अंग बन जाता है। और इस अवस्था में विकसित होने वाली जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक क्षमता है, वह बालकों के द्वारा क्रमबद्धता तथा पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग है। क्रमबद्धता से तात्पर्य है विभिन्न वस्तुओं को उनकी किसी एक विशेष आकार, भार आदि की दृष्टि से क्रमबद्ध करने से। यह वस्तुओं को छोटी से बड़ी के क्रम में व्यवस्थित करने की योग्यता है। छोटे से बड़े के क्रम में स्थित करने की योग्यता है। इसके लिए बालक छोटे तथा बड़े प्रत्ययों को अर्जित करते हैं और इस स्टेज में बालक एक साथ अंश तथा पूर्ण दोनों के संबंध में विचार करना तरीके से प्रारंभ कर देता है। और बालकों में यह योग्यता विकसित हो जाती है कि वह वस्तुओं को कुछ भागों में विभक्त कर सके तथा समुद्र की तरफ उसका रास्ता बन जाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालकों को आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति कम होने लगती है। वह अपने बाह्य जगत की अपेक्षाकृत अधिक महत्व देने लगते हैं। वह मूर्त संक्रियात्मक संक्रियाएं बालक की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की दृष्टि से उपयुक्त नहीं रह पाती हैं। तब बालक बौद्धिक विकास के अंतिम चरण की ओर अग्रसर हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं चौथी अवस्था पे। चौथी अवस्था के नाम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसे अमूर्त संक्रिया की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अमूर्त संक्रिया की अवस्था है, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, इसके 2 नाम है। इंग्लिश में इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है। यह अवस्था औपचारिक संक्रिया की अवस्था है जो लगभग 11-12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 17 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुएं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन के लिए किया जाने लगता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा अपनी परिकल्पनाएं बनाए रखता है। इस तरीके से औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने की योग्यता विकसित करती है। बालकों का कार्य त्रुटि एवं प्रयास पर ही आधारित होता है, वरन वह भविष्य के संबंध में अपने विचारों को भी वह प्रेषित कर सकते हैं, दे सकते हैं। इस तरीके से औपचारिक संक्रिया अवस्थाओं को पुनः कुछ बौद्धिक संगठनों में क्रमबद्ध किया जाता है। वह एक साथ अधिक से अधिक
तथ्यों को समझने, अधिकाधिक दृष्टिकोणों को, अपने विचारों को स्थान देने योग्य बनाता है। वह अपने बारे में विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक प्रारंभ कर देता है। अपने व अन्य व्यवहारों व कार्यों के बारे में नैतिक निर्णय प्रस्तुत करने लगता है। तो इस तरीके से पियाजे ने अपनी ये चारों अवस्थाएं बताई। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। पियाजे के द्वारा बनाई गई उपरोक्त जो भी 4 अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में क्रमशः पहले आसान, फिर उससे जटिल, फिर उससे जटिल हो जाती है। बालक एक साथ अधिक से अधिक तथ्यों को समझने, अधिकाधिक दृष्टिकोणों को अपनी विचार प्रक्रिया में संपन्न स्थान देने के योग्य हो जाती है। वह अपने बारे में विचार प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वह प्रायः संज्ञानात्मक यही कारण है विभिन्न अवस्थाओं की आयु सीमा तथा अवधि पूर्ण रूप से निश्चित होकर लगभग अप्रोक्सीमेट होती है। कोई भी अवस्था एकदम से समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि बालक शनैः शनैः इस अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर परिवर्तित होता रहता है। और जब उसकी व्यापक लक्षण दिखते हैं तो वह उसका इलाज करने लगता है, तब बहुत बड़ी देर हो जाती है। तो बालक किसी क्षेत्र में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो सकता है, जबकि किसी अन्य क्षेत्र में मूर्त संक्रिया की अवस्था में हो सकता है, तो तथा किसी अन्य क्षेत्र में औपचारिक संक्रिया की अवस्था में हो जाता है। पियाजे के द्वारा बताई गई बौद्धिक विकास की और उपरोक्त अवस्थाओं में से शैक्षिक दृष्टि से सार्थक रूप से इन्हें शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसीलिए इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बातें हैं वो फैक्ट हैं, वो एक गार्जियन, माता पिता एवं बच्चों को जरूर बातें देखनी चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, जिससे उनके अंदर जो ये उसी तरीके की बातें हैं वह खत्म हो सके। तो इस तरीके से जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूरा कर किए। अब आइए हम लोग चलते हैं ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो इस तरीके से ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अब ब्रूनर के, जेरोम ब्रूनर के नामक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में कुछ बातें बताई थी। ब्रूनर के इस जो इनके विचार हैं उनको एक ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के नाम से जाना जाता है। और ब्रूनर के इस सिद्धांत को पियाजे के द्वारा प्रतिपादित जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उस सिद्धांत के लगभग मिलते जुलते ही विकल्प के तौर पर इसको भी तरीके से माना जाता है। तो बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार का विस्तृत अवलोकन इन्होंने किया और अवलोकन करने के पश्चात संज्ञानात्मक विकास की कुछ विशेषताओं को वर्गीकृत किया। उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, जिसमें इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज और सिम्बॉलिक स्टेज। हमने बोले थे क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में इन्होंने उसको बांटा अपनी बात को। अब इनके द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की इन तीनों अवस्थाओं को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक अवस्था, जिसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। क्रियात्मक अवस्था में बालक अपने जो वातावरण है, जो अपने चारों तरफ का वायु का घेरा है, उस वातावरण को क्रियाओं अथवा क्रिया प्रणाली को द्वारा समझने का प्रयास करता है और वह उसमें हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि बालकों को उसके व्यवहार के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायक होते हैं। तो इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों अथवा भाषा का महत्व नहीं होता है और मनोचालक ज्ञान महत्वपूर्ण होता है। किसी वस्तु को समझने के लिए बालक उसे पकड़ता है, मोड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है तथा पकड़ता है। अब दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, आइकॉनिक स्टेज। प्रतिबिंबात्मक अवस्था
छायात्मक अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों एंड मेंटल इमेज के द्वारा जो सूचनाएं हैं उसको व्यक्ति तक पहुंचाती है। बालक चमक, शोर, गति, विविधता से प्रभावित होता है। बालकों में दृश्य स्मृति विकसित हो जाती है, विजुअल मेमोरी विकसित हो जाती है। ब्रूनर क्या यह प्रतिबिंबात्मक अवस्था अगर हम देखें तो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से कुछ कुछ मिलती है। तीसरा अवस्था इन्होंने सिंबॉलिक स्टेज बताया। संकेतात्मक या इस अवस्था में बालक की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन वो संकेत प्रणाली से हो जाता है। बालक भाषा, तर्क, गणित सीख लेते हैं तथा उसका प्रयोग करते हैं। संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने अथवा कार्यों को करने का एक संक्षिप्त तरीका है। संकेतों के प्रयोग से बालकों की संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बढ़ जाती है। जटिल अनुभव तथा विचार संक्षिप्त कथनों तथा सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। व्यक्ति के लिए सूचनाओं तथा ज्ञान को स्मरण रखना तथा अन्यों तक पहुंचाना सरल हो जाता है। संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन विश्लेषण करके व्यक्ति पूर्व कथन करने तथा परिकल्पनाएं बनाने में समर्थ हो जाते हैं। तो ब्रूनर के अनुसार बालक सर्वप्रथम क्रियात्मक अवस्था में संज्ञानात्मक चिंतन करते हैं, उसके पश्चात प्रतिबिंबात्मक अवस्था में ज्ञानात्मक चिंतन करते हैं और सबसे अंत में संकेतात्मक अवस्था में ज्ञानात्मक चिंतन करते हैं। अगर इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए, दूसरे रूप में कहा जाए तो बालक प्रारंभ में क्रियाओं के द्वारा चिंतन करते हैं, कार्य करते हैं, फिर चिंतन करते हैं, फिर मानसिक प्रतिबिंबों के द्वारा चिंतन करते हैं और तथा सबसे अंत में संकेतों का, शब्दों का प्रयोग करके चिंतन करते हैं। तो परंतु इसका अभिप्राय नहीं है कि प्रौढ़ क्रियात्मक तथा प्रतिबिंबात्मक चिंतन के ढंग को नहीं अपनाते हैं। वो चीज़ें भी अपनाई जाती हैं लेकिन अनुपातिक रूप में दूसरे का अधिक अनुपात होता है। तो संज्ञानात्मक विकास की एक क्रमबद्ध स्तर केवल यही बताते हैं कि अनुभव और आयु के साथ संकेतात्मक प्रणाली क्या हो जाती है, काफ़ी प्रबल हो जाती है, महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हो जाती है और प्रौढ़ व्यक्ति भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार क्रियात्मक अथवा प्रतिबिंबात्मक चिंतन प्रणाली को अपनाते हैं। इस तरीके से हमने मेंटल डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो बातें बताई, उसके अलावा जेरोम ब्रूनर ने भी कुछ बातें बताई जिसकी कि हमने बातें आप लोगों के समक्ष रखी। अब कुछ बातें हम बताना चाहेंगे जो मानसिक विकास को एक तरीके से ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, उसका हम लोग अब देखेंगे उसको। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं जिस पर विचार कर लिया जाए तो टॉपिक पूर्ण समझा जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले मानसिक विकास को अनेक ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिसमें परिवार, वातावरण तथा उनकी अन्य परिस्थितियों से संबंधित ये कारक मानसिक विकास की गति को तीव्र अथवा मंद कर सकते हैं। इसका सकारात्मक स्तर तीव्र कर सकता है और नकारात्मक स्तर उसको मंद कर सकता है। तो इस तरीके से मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं जो हम एक एक करके आप लोगों के सम्मुख रखेंगे। सबसे पहला वंशानुक्रम, हेरिडिटी। सबसे पहला क्या है? वंशानुक्रम, हेरिडिटी। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो गया है कि व्यक्ति में वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है, कितना भी कोई कोशिश। तो वंशानुक्रम मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। दूसरा, परिवार का वातावरण। परिवार के वातावरण का बालक के मानसिक विकास पर स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है,
जबकि दुखद व कलहपूर्ण वातावरण में बालक के मानसिक विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। ये तो दूसरा कारण है। तीसरा है परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चा सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले जिसका कि उच्च स्तर है, परिवार के बालकों को मानसिक विकास के लिए अच्छी सुविधाएं, अनुकूल परिस्थितियां तथा पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण उनका मानसिक विकास प्रायः अधिक अच्छा होता है। तो इस तरीके से परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उसके मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। फिर अगला जो कारण है फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वस्थ का मानसिक स्वस्थ से घनिष्ठ संबंध, शारीरिक का मानसिक से काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। प्राचीन काल से ही स्वीकार किया जाता है कि बालक प्राय निर्बल व अस्वस्थ बालक की अपेक्षा अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं को अधिक अच्छे ढंग से विश्लेषित कर लेता है। ये तो चौथा कारण था शारीरिक स्वास्थ्य। अब माता पिता की शिक्षा, माता पिता का शैक्षिक स्तर भी बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करता है। शिक्षित माता पिता बालक के मानसिक विकास में रुचि लेती हैं तथा उसे सही मार्ग पर लाने व पढ़ने तो माता पिता की शिक्षा भी बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और जबकि अशिक्षित माता पिता बालकों के मानसिक विकास की ओर से ध्यान नहीं दे पाते हैं और जरा भी असफलता प्राप्त होने पर उन्हें हतोत्साहित करने लगते हैं। इस तरीके से माता पिता की शिक्षा भी एक प्रमुख कारण है मानसिक विकास को प्रभावित करने। फिर है बालक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड। अब बालक के मानसिक विकास के लिए उपयुक्त ढंग से शिक्षा प्रदान करना भी आवश्यक है और शिक्षा के द्वारा मानसिक गुणों का शक्तियों का विकास किया जाता है। अंत में यदि बच्चों को उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान होती है तो वो अपने मानसिक गुणों तथा शक्तियों का अधिकतम विकास कर सकते हैं या कर लेते हैं। फिर अगला जो कारण है वो है बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक अच्छा विद्यालय बालकों के मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करता है, जिसमें बालकों की मानसिक शक्तियों का अधिकांश विकास संभव हो सके। इसके विपरीत एक निकृष्ट विद्यालय बालकों की मानसिक शक्तियों को कुंठित करके उसको विकास का अवसर प्रदान करता है। जिस तरीके से विद्यालय होगा। फिर अध्यापक, बालक के मानसिक विकास पर उसके अध्यापकों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और मानसिक दुनिया से श्रेष्ठ अध्यापकों बालकों प्रति स्नेह, सहानुभूति तथा सहयोग से परिपूर्ण होते हैं और उनके मानसिक गुणों का विकास करने का प्रयास करते हैं। जबकि अयोग्य अध्यापक छात्र के साथ असहयोगात्मक व्यवहार करते हैं, जो बालकों के मानसिक विकास को एक तरीके से अवरुद्ध कर देता है। तो ये तो विद्यालय। बदला है समाज। यदि किसी न किसी समाज का एक सदस्य होता है तथा उसके मानसिक विकास को वह समाज काफ़ी प्रभावित करता है। यदि बालक अपने भावी नागरिकों के लिए अच्छे विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय जैसी सुविधाएं गांव में भी मिलने लगी, तो इस तरीके से बालकों के मानसिक विकास को सामाजिक ढंग से विस्तार एवं इन सुविधाओं के अभाव में बालकों के मानसिक विकास की गति तथा दिशा सीमा प्रायः संकुचित हो जाती है।
तो हमने ये 8 कारण आपके सामने रखे जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को लगभग प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारणों में से 1-2 कारण आपको फिलहाल हमने ज्ञान के लिए आपको पूरा कारण बता दिया। अब जो हमारा अगला टारगेट है वह है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो चैप्टर नया है तो इसलिए थोड़ी बात हम इसमें भी बता देंगे आप समझ। सारांशता अगर हम देखें तो जो मानसिक विकास है, मानसिक विकास का तात्पर्य है शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, तर्क, बुद्धि आदि में वृद्धि होने से। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक शक्तियों शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था मानसिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक विकास शक्तियों का गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। प्याजे तथा बूनर ने संज्ञानात्मक विकास के अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रिया की अवस्था और मूर्त संक्रिया की अवस्था, इसे औपचारिक संक्रिया की अवस्था भी कहते हैं। प्याजे ने संगठन तथा अनुकूलन की योग्यताओं में संज्ञानात्मक कार्यविधि की 2 प्रमुख विशेषता है। ब्रूनर ने क्रियात्मक, बिंबात्मक तथा संकेतात्मक नामक 3 अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास को वर्गीकृत करके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया। अब इस तरीके से मानसिक विकास के अनेक कारण जैसे वंशानुक्रम, वातावरण इस तरीके से आ सकता है। तो अब हम लोग चलिए चलते हैं सामाजिक विकास पर, सोशल डेवलपमेंट पर। सोशल डेवलपमेंट, आइए हम लोग अब सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब जन्म के समय शिशु में सामाजिकता लगभग अगर देखें तो नगण्य रहती है, शून्य होती। जैसे जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास होने लगता है, वैसे वैसे उनका समाजीकरण भी होने लगता है। वह अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, संगी साथियों तथा अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आता है, जिसके फलस्वरूप वह मानसिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। सामाजिक जगत में वह अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया से बालक का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने व्यक्तियों सामाजिक विकास के फलस्वरूप बालक व्यक्ति समाज तथा एक अन्य सहयोगी, उपयोगी, कुशल नागरिक बन जाता है। समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा जन्मजात प्रवृत्तियों, योग्यताओं का विकास करता है। समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वह सबके संपर्क में करता है। समाज के मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों अथवा रखने लगता है तथा समाज में नवीन जीवन शैली विकसित हो जाती है। उसमें सह अस्तित्व की भावना आ जाती है। वह सहज सरल जीवन व्यतीत करने को अपनाता है। उनमें सह अस्तित्व की भावना सीख जाता है। वह सामाजिक गुणों को विकसित करके समय अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है। यद्यपि अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करने तथा अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता सामाजिक विकास का ही परिणाम है, जो बालक के समाजीकरण के फलस्वरूप विकसित होती है। तो उपरोक्त बातों से स्पष्ट समाजीकरण वह प्रक्रिया है तथा मानसिक विकास एक तरीके से दोनों में परस्पर काफी घनिष्ठ संबंध है।
सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास को तीव्र गति प्रदान करता है। घर, परिवार, मित्र मंडली, विद्यालय, स्कूल, ये सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो इस तरीके से शिक्षा के द्वारा बालकों को न केवल शारीरिक मानसिक प्रोत्साहित किया जाता है वरन उनके सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा सकता है। शिक्षा बालक के समायोजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देता है। घर घर, माता पिता तथा विद्यालय में अध्यापक विभिन्न बालकों की समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाकर तथा सामाजिक विकास कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्याय में विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले सामाजिक परिवर्तन का संक्षिप्त में आप लोगों के सामने बातें रखी जा रही हैं। वो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके मेंटल डेवलपमेंट। सबसे पहले बात आती है शैशवावस्था। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, शैशवावस्था में सामाजिक विकास। तो यद्यपि जन्म के समय शिशु बिल्कुल सामाजिक नहीं होता है, दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु प्रथम संपर्क में से ही समाजीकरण की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो जाती है, जो किसी न किसी रूप में निरंतर आजीवन चलती रहती है। अन्य व्यक्तियों के निरंतर संपर्क में रहने लगते हैं, जिससे शिशु का सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है और शिशु की सामाजिक विकास जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है प्रथम माह में सामाजिक विकास। प्रथम माह में शिशु किसी न किसी वस्तु को देखकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, वह तीव्र प्रकाश या ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करता है। यह रोने की तथा नेत्रों को घुमाने की प्रतिक्रिया करता है। प्रथम माह द्वितीय माह में सामाजिक विकास। दूसरे शिशु आवाज़ों को पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है, ताली बजाता है, खिलौना दिखाता है, तो सवाल को सुनकर वह सिर घुमाता है तथा दूसरों को देखकर मुस्कुराता है। तीसरे माह में माँ तथा परिवार के सदस्य पहचानने लगता है। जब कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है तो उसकी बात करता है, ताली बजाता है, तो वह रोते रोते चुप हो जाता है तथा उसकी ओर देखने लगता है। चतुर्थ माह में सामाजिक विकास। चौथे माह में शिशु पास आने वाले व्यक्तियों को देखकर हंसता है, मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है तथा अकेला रह जाने पर प्रायः रोने लगता है। पंचम माह में सामाजिक विकास। पांचवें माह में शिशु प्रेम क्रोध में अंतर समझने लगता है। दूसरे व्यक्ति के साथ हंसने अथवा प्रसन्न होकर के वह भी हंसता है तथा किसी अन्य से नाराज होने अथवा डांटने पर वह सहम जाता है तथा प्रायः रोने लगता है। छठे मास में सामाजिक विकास अगर हम देखें तो छठे मास में शिशु परिचित अपरिचित व्यक्तियों में अंतर करने लगता है, परिचितों से दूर भागता है, डरता है। शिशु बड़ों के प्रति आदर पैदा करते हैं और शिशु बड़ों के प्रति कुछ आक्रामक प्रकार का व्यवहार करते हुए दूसरों के बाल, कपड़े, चश्मा आदि खींचने लगता है। नवम माह में शारीरिक विकास। नवें मास में शिशु दूसरों के हाव भाव, शब्दों, कार्यों का अनुकरण करने का प्रयास करता है तथा वह शब्दों का प्रयोग अपने नूतन ढंग से उच्चारण करने के लिए करता है। अब प्रथम वर्ष में सामाजिक विकास देखें तो प्रथम वर्ष में सामाजिक विकास जो होता है वह 1 वर्ष की आयु में शिशु घर के सदस्यों से हिल मिल करके उससे बात करके उससे का कहना मान करके अपरिचितों के प्रति अन्याय एवं नापसंदी दर्शाता है। द्वितीय वर्ष में सामाजिक विकास। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो आयु शिशु के संस्थानों सदस्यों को उसके कार्यों
में सहयोग देने लगता है। इस प्रकार की क्रियाओं से वह परिवार का एक सक्रिय सदस्य बनने का प्रयास करने लगता है। तृतीय माह में सामाजिक विकास 3 वर्ष की आयु में पास पड़ोस शिशु बालकों के साथ खेलता है। खिलौनों का आदान प्रदान तथा विभिन्न कार्यों में परस्पर सहयोग के द्वारा वह अन्य बालकों का सहयोग करता है, उसके संबंध में बातें करता है। चतुर्थ वर्ष में सामाजिक विकास चौथे वर्ष में दौरान नर्सरी विद्यालय में जाने लगता है तथा वहाँ पर नए व्यक्तियों बालकों के संपर्क में आता है, तो इससे सामाजिक वातावरण स्वयं विकसित हो जाता है। तो इस तरीके से छठे वर्ष में मानसिक विकास होता है। तो इस तरीके से हमने ऊपर बातें जो बताई, शैशवावस्था बालक के द्वारा किए जाने वाले उपरोक्त वर्णित सामाजिक व्यवहार के अवलोकन से स्पष्ट है कि जन्म के धीरे धीरे 50 वर्ष में समाजीकरण होता है। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वह अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आने पर उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ में परिवार के सदस्य, इष्ट मित्र व सहयोगी विद्यालय व समाज के समाजीकरण में सार्थक योगदान देते हैं। तो आज हमने शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होती है इस पर भी बात की। अब अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाल्यावस्था में सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग ऐसे मस्त रहिए, खुश रहिए। इतनी लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार पुनः धन्यवाद। जय।